गरीब दर्जी बहन का अमीर भाई। तेज बारिश हो रही थी, तभी 7 साल की बच्ची रूही अपने सर को बोरे से ढककर अपनी सौम्या दीदी से लिपट जाती है। दीदी, कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी। रूही बच्चा, थोड़ी देर इंतजार कर लो, आज किसी का संगीत है, मुझे उसके कपड़े जल्द से जल्द तैयार करने हैं, थोड़ा सब्र कर ले, फिर मैं खाना बना दूंगी। ठीक है दीदी, जल्दी करो। चिंता मत कर, मैं जल्दी जल्दी करूंगी। मुझे इन कपड़ों को सिलने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे तुझे मैगी बनाकर खिलाऊंगी। तुझे मैगी खानी है ना? हाँ दीदी। और दीदी, यहाँ तो बारिश का पानी भी आ रहा है। हाँ, आज बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, हमारा हल्का सा तंबू कहाँ संभाल पाएगा। मेरे पास पीछे बैठ जाओ। ये सुनकर रूही सौम्या के पीछे की ओर चली जाती है, जहाँ सूखा था। बेचारी 24 साल की सौम्या एक हल्के से तंबू को लगाकर अपनी छोटी 7 साल की बहन के साथ रहती थी। कुछ ही देर में वो कपड़े सिल लेती है। जहाँ बारिश बंद होने के बाद नव्या आती है। अरे, तुमने मेरी बहन का लहंगा और सूट तैयार कर दिया? सही से फिटिंग तो की है ना? हाँ, आप निश्चिंत रहिए, आपको फिटिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बिल्कुल नाप से सिला है। ठीक है, ये लो पैसे। फिर नव्या सिले हुए कपड़े लेकर चली जाती है और उन मिले पैसों से सौम्या मैगी के पैकेट लाकर चूल्हे पर मैगी बनाती है और अपनी बहन को खिलाती है। आहा दीदी, मजा आ गया। मैंने आपको कितने महीने पहले बोला था और अब आप मुझे मैगी खिला रही हैं। हम हमेशा ऐसे गरीब ही रहेंगे क्या? कोशिश कर रही हूँ बस खर्च चलाने की। वो एक दिन जरूर आएगा जब मेरे पास और पैसे होंगे और मैं अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करा दूंगी। हम अनाथ लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है। अगर वो हादसा नहीं होता तो शायद हम रोड पर ऐसे नहीं रह रहे होते। दीदी, आप भी मेरे हाथ से खाओ और मैं आपके हाथ से। हाँ, मुझे लोरी भी सुनाना। ठीक है, ठीक है। और दीदी देखो ना, मेरी फ्रॉक फट गई है। आपने इतनी बार सिल दिया है कि अब मैं ये दोबारा नहीं पहन सकती। सिल कर नई दे दो ना मुझे। दिला दूंगी रूही, थोड़ा सब्र रख। दोनों बहनें एक दूसरे को अपने हाथ से मैगी खिलाते हैं। फिर सौम्या उसे लोरी सुना देती है। दरअसल सौम्या दर्जी की कला में माहिर थी, इसलिए सड़क पर रहते रहते वो दर्जी का काम भी करने लग गई थी, जिससे वो अपना और अपनी बहन का पेट पाल सकती थी। आसपास के लोग उससे 2-4 कपड़े दिन में सिलवा लिया करते थे। अगले दिन एक परेशान औरत अपनी बेटी का लहंगा लेकर आती है। ए लड़की, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास आने का मन नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे पड़ोसन ने बताया कि तुम काफी अच्छे कपड़े सिल लेती हो, पर रहती तो इस तंबू में हो। एक बड़े फैशन डिजाइनर ने मेरे लहंगे की और ब्लाउज की फिटिंग दोनों बर्बाद कर दी है और मैं नहीं चाहती कि वो डिजाइन बेकार हो जाए, इसलिए तुम इसे सही कर सकती हो तो बताओ। आप एक बार मुझे लहंगा दिखा दीजिए। देखो। अरे वाह, कितना प्यारा लहंगा है। आपने सही कहा, लहंगे का मार्जिन भी नहीं बचा है और ब्लाउज का डिजाइन भी खराब हो रखा है। आप मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं इनको अभी ठीक करती हूँ। फिर सौम्या उस लहंगे और ब्लाउज को ठीक करने के लिए अपनी जान लगा देती है, जिसके बाद वो कहती है, देखिए, मैंने ठीक कर दिया और एक नया डिजाइन भी डाल दिया ताकि दूसरे रंग के कपड़े का पता ना चले। अरे वाह, तुमने तो पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया है। मैं तो हैरान हूँ, मानना पड़ेगा, तुम में काफी अच्छी दर्जी की कला है। मुझे तो लगा रोड पर रहती हो तो मामूली सिलाई ही कर पाती हो। खैर, मेरी बहुत बड़ी चिंता को खत्म कर दिया। ये लो पैसे, पूरे 10,000 रुपए हैं। नहीं, आप बहुत ज्यादा दे रही हैं, इतना तो मैंने काम भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, 5,000 ले लो। अब मना मत करना, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस काम के अच्छे अच्छे डिजाइनर 50-50, 60,000 रुपए ले लेते हैं। आप कहती हैं तो ठीक है। अच्छा है, मुझे पैसे मिल गए, मशीन को ठीक कर लूंगी, खराब चल रही थी, और उसके लिए तेल और धागे भी खरीद लूंगी और मेरी रूही को 2-3 कपड़े दिला दूंगी। बेचारी की फ्रॉक खराब हो गई है। ये बोलकर सौम्या पैसे रख लेती है और मंजू चली जाती है। दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। आपके गले में माँ की तस्वीर है ना, मुझे एक बार दिखा दीजिए। देख लो, मैं तुम्हें ये लॉकेट दे देती हूँ, लेकिन तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, क्योंकि ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है। ठीक है दीदी,
वक्त गुजरता है। सौम्या ऐसे ही दर्जी का काम करके अपने घर का खर्चा चलाती है। एक दिन कार में बैठा राघव लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बना रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया, जिसकी वजह से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से लैपटॉप गिरने पर राघव जैसे ही लैपटॉप को उठाता है तो उसके ब्लेजर की बाजू फट जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया यार। मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, ऐसे तो नहीं जा सकता, क्या करूं गॉड। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, पर सामने एक लड़की सिलाई मशीन लेकर बैठी है, आप वहां चले जाइए, वो जल्दी से सिल कर दे देगी। सही कहते हो, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। राघव कार से उतरकर सौम्या के पास जाता है और अपना ब्लेजर देकर कहता है, अच्छा सुनिए, मुझे ना अभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो क्या आप इसे जल्दी से सिल कर दे देंगी? ठीक है, मैं कर देती हूँ साहब, 30 रुपए लूंगी, बाद में मना मत कर देना। अमीर लोग होते हैं ना, मना कर देते हैं, फिर मैं अपनी छोटी बहन को खिला पिला नहीं पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं उस तरह का अमीर इंसान नहीं हूँ जो गरीब लोगों का पैसा खा जाते हैं। ठीक है, वैसे तुम अकेली रहती हो क्या अपनी छोटी बहन के साथ? माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? वो एक हादसे के शिकार में चले गए थे। जैसे ही सौम्या उसका ब्लेजर सिलती है तो गले का लॉकेट आगे आ जाता है, वैसा ही लॉकेट जैसा राघव घर पर हमेशा देखा करता था। ये लॉकेट कहाँ से मिला तुम्हें, और ये तुम्हारे गले में क्या कर रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है, ये मेरी माँ है। क्या माँ? इसका मतलब आप सौम्या और ये रूही है? बोलो। तुम्हें हम दोनों का नाम कैसे पता? कौन हो तुम? तभी कहूं कि मुझे आप जानी पहचानी से क्यों लग रही हो। दीदी, मैं आपका छोटा भाई राघव हूं, मुझे याद है वो हादसा। क्या राघव तो जिंदा है? मुझे तो लगा था उस बाढ़ में बस हम दोनों ही बचे हैं। आज भी मुझे वो दिन याद है। नाव में कौशल्या और मुकेश अपने 3 छोटे बच्चों के साथ थे। छोटी सौम्या ने अपनी बहन को चुन्नी से बांध लिया था। राघव, मेरा हाथ पकड़ ले कसकर। बच्चों, हाथ मत छोड़ना अपना, और मेरा लॉकेट तू पहन ले। कौशल्या ये कहती ही है कि तभी एक बड़ा सा बाढ़ का सैलाब आता है, जिसमें सभी लोग अलग हो जाते हैं। बेहोशी में सौम्या लोगों को एक छोटी सी बच्ची के साथ मिलती है और उनके माता पिता की लाश होती है, पर राघव कहीं नहीं मिलता। उस वक्त मैंने माँ बाबा को देखा, छोड़कर जा चुके थे। उनके बाद रूही को मैंने ही दर्जी का काम करके पाला। तेरी उम्मीद तो मैं छोड़ ही चुकी थी। नहीं दीदी, मैं बच गया था। एक है जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, मुझे यकीन है कि वो आपको भी मेरे साथ रख लेंगे। वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको यहाँ सड़क पर ऐसे दर्जी का काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। मेरी छोटी बहन, यहाँ पर ऐसे छुप मत। हाँ रूही, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। सच्ची भैया? इतना कहकर रूही राघव के गले लग जाती है। फिर राघव दोनों बहनों को कार में बिठाकर अपने घर ले आता है, जहां उसके नंद और यशोदा जैसे माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। देखो मैं किसे लाया हूँ, ये दोनों मेरी बड़ी और छोटी बहन है। पर बेटा, ये सब कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, ये गरीब है, जरूर कोई चालाकी की होगी इन दोनों ने। नहीं नहीं पापा, ये सच में मेरी बहन है। आपने मेरे माता पिता के बारे में जानना चाहा था, मैं आपको नदी के किनारे मिला था ना। दीदी के गले में माँ की तस्वीर है। कितने सालों से मेरी दोनों बहनें कठिनाइयों से जी रही है, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कब से मैं माँ बनना चाहती थी, पहले मुझे तू मिला और अब 2 बेटे की तमन्ना भी पूरी हो गई। ठीक कहा तुमने नंदिनी। आ जाओ बच्चों, मेरे गले लग जाओ। पिताजी, आप दोनों ने हमें अपना लिया, अब हमें माता पिता का प्यार भी मिल जाएगा, और आपने राघव का ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। तभी नंदिनी और सुभाष दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। फिर दोनों बहनें नहाने धोने के बाद राजकुमारी की तरह तैयार हो जाती हैं। राघव उनके साथ बहुत मस्ती करता है। उसके लिए शहर में एक बहुत बड़ा बुटीक खुलवाता है, जहां वो सबके कपड़े सिलकर फेमस हो जाती है। अर्चना का एक गरीब घर था। वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे, मैं आलू तो बाहर आंगन में ही भूल गई, वहीं काट रही थी। कावेरी से मंगा लेती हूँ। अरे वो कावेरी, कावेरी, जरा आंगन से आलू तो उठा कर लाइयो, चूल्हे पर कढ़ाई काली हो रही है। अरे सुनती क्यों नहीं है तू कुछ भी कावेरी? तभी सिर पर अमन अपनी बहन के टपली मारता है। अरे तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? माँ कब से तुझे बुला रही है। क्या है? तूने मुझे क्यों मारा? मैं माँ से बोल दूंगी अब कि हाथ चला रहा है। सुनाई नहीं देता तुझे? माँ कब से बोल रही है,
पहले उधर जा, नहीं तो एक और मारूंगा खींच कर। फिर गुस्से में कावेरी आंगन से आलू लाकर अपनी माँ के सामने पटक देती है। क्या है आपको? आप अपने काम को खुद नहीं कर सकती हो क्या? बार बार मेरा नाम लेकर मुझे परेशान करती रहती हो। तू जैसी आफत से परेशान हो गई हूँ मैं। बस माँ खाना बना कर दे दे। निकम्मी कहीं की, तू घर का एक काम नहीं करती है। हाँ, मैं करूँगी भी नहीं। इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है आपको तो उस पागल की शादी कर दीजिए, ताकि घर में एक भाभी आ जाए और नौकरों की तरह आपका काम में हाथ बटा दे। तू है ही निकम्मी, बचने के तरीके बताएगी, लेकिन बातों ही बातों में तूने सही बात कह दी। तेरे भाई की ही शादी कर देती हूँ। करनी तो तेरी भी है, क्योंकि काम तो तू मेरा एक भी नहीं करती। ससुराल में जाएगी तब पता चलेगा। हो गया आपका? कावेरी मुंह फुलाकर कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। वहीं अर्चना खाना बनाकर अपने बेटे से कहती है, अमन बेटा, तेरी बहन ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। घर का एक काम नहीं करती है। तू ही शादी कर ले ताकि एक बहू आ जाए। आप मेरी शादी कर दीजिए, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अरे अर्चना, परेशान मत हो। आज ही मैंने अपने दोस्त की बेटी की बात की है। मुझे तो रिश्ता सही लगता है। तुम बोलो तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे आप शादी की बात कर लीजिए। ठीक है। अगले दिन ही नागेंद्र अपने बेटे अमन की शादी अपने दोस्त की बेटी रोशनी से तय कर देता है। वो बहुत भोली भाली और दर्जी में निपुण लड़की थी। अगले महीने ही दोनों की शादी हो जाती है, जहां अर्चना बड़े प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी प्यारी है, नजर ना लगे। थू 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 थू। बड़ी नजर उतार रही है अपनी बहू के आते ही। अरे माँ, ये आप कैसी भाभी लेकर आई हो? जरा इनके हाथ देखना, खली जैसे हाथ हैं, लंबे लंबे। लोगों की टांग खिंचाई होती है, लगता है उनकी किसी ने हाथ खिंचाई कर दी है। भूल मत, मेरी शादी हो गई है। मैं तेरी फालतू गिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाना, खेवड़ी सी शक्ल के शादी करके अपने आप को राहुल महाजन समझ रहा है। कावेरी, शर्म करो। तुम्हारे भाई की अब शादी हो गई है। भाभी के सामने तो ऐसे मत बोलो। और क्या, सही बोल रहे हैं तेरे पापा। ये सही चमकाया है आपने इसको, इसी के लायक है ये। देख लो मम्मी पापा, ये भी फालतू बोल रहा है। अरे अमन जी, कावेरी आपकी छोटी बहन है, जाने दीजिए ना। और वैसे भी मम्मी पापा भाई बहनों में तो अक्सर नोकझोंक चलती ही रहती है। देखा, मेरी बहू कितनी समझदार है। वो तो है। चलो बच्चों, आराम कर लो। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह से रोशनी एक आदर्श बहू की तरह घर के सारे काम बखूबी संभाल लेती है और पहली रसोई में खाने में सबसे तारीफ पाती है। तभी अर्चना खुश होकर उसे अपने गले से पतली सी सोने की चेन उतार कर देती है, जिससे कावेरी बहुत चिढ़ जाती है। माँ को इस पर कल से बड़ा प्यार आ रहा है, सोने की चेन भी उतार कर दे दी। मैं मांग रही थी तब दी नहीं। शुक्रिया माँ जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख ले, इसकी जरूरत थोड़ी पड़ती है, ये तो शगुन होता है। एक दिन अर्चना कावेरी को जाले साफ करने को कहती है। मैं आपका ये काम क्यों करूं? आपकी बहू है ना लंबे हाथों वाली। इतने लंबे हाथ तो कानून के भी नहीं होते हैं, उससे ही करवा लो सफाई। वैसे भी आप उसको ही ज्यादा लाड प्यार करती हो। ठीक है, पर मुझे तेरी तरफ से जलने की बू आ रही है। माँ जी, आप ये सब मत कहिए, मेरे लंबे हाथ है ना, मैं ही कर दूंगी 1 मिनट में। ये बोलते ही रोशनी घर के जालों को अपने लंबे हाथों से साफ कर देती है, जिसे देखकर अर्चना फिर उसकी तारीफ करती है। वक्त गुजरता है, कावेरी का अपनी भाभी से चिढ़ना कम नहीं होता है। घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ जाती है। दरअसल अमन का काम ठीक से नहीं चलता है और एक दिन वो इतना परेशान होता है कि बीच रास्ते पर चल रहा था। एक आदमी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक ट्रक वाला आकर उसको उड़ा देता है, जिसमें अमन की मौत हो जाती है और घर के सभी लोग रोने लगते हैं। यहाँ तक कि कावेरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भैया, भैया वापस आ जाओ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हे भगवान, माँ जी अब मैं इनके बिना कैसे रहूंगी? इतनी जल्दी उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया। चुप हो जा बहू, आखिर विधि के विधान को कौन रोक सकता है? फिर अमन का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? जरा से आलू रखे हैं, सब खाना भी नहीं खा पाएंगे और बर्तन भी गंदे हो जाते हैं। उसके लिए साबुन चाहिए और कपड़ों के लिए भी यही दिक्कत है। अब बहू, घर में पैसों की दिक्कत तो आएगी ही। तेरे ससुर जी तो काम करते नहीं थे, सारा काम हमारा अमन ही करता था।
माँ जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। वो आपने देखा होगा, पत्तों के डोने बनते हैं। मुझे वो आता है, मैं बना दूंगी। और दर्जी का काम भी आता है, वो भी कर लूंगी। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बहू, अगर तेरी इच्छा है तो कर ले। फिर रोशनी बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके कटोरी, प्लेट वगैरह बना लेती है और बाहर कपड़ों की सिलाई का बोर्ड लगा देती है, जिससे आसपास के गांव वाले लोग भी उससे कपड़े सिलवाते हैं। अरे रोशनी बहू, तुम्हें दर्जी का काम आता है ना? जरा मेरे कपड़े सिल दो और एक ब्लाउज भी सिल देना, और मेरी बेटी का सूट भी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं 3 दिन में करके दे दूंगी। इस तरह दर्जी का काम करने से घर का थोड़ा खर्च चलने लगता है। वहीं पत्तों की प्लेट में खाना खाकर नागेंद्र कहता है, अरे वाह बहू, तुमने पत्तों की प्लेट की कटोरी बनाकर बहुत दिमाग लगाया है। शाबाश बहू। शुक्रिया पापा जी। अरे ये कावेरी तो अभी भी अपनी भाभी का कोई हाथ नहीं बटाती है। वैसे मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है, अब मैं इसकी शादी कर दूंगा। पापा, अगर आपने लड़का देख भी लिया है ना, तो कोई अमीर घर का लड़का देखना। मैं किसी गरीब घर में जाकर ऐसा काम नहीं करूंगी, भाभी की तरह नौकरानी वाला। मेरी शादी करनी है तो ढंग से करना, वरना मुझे नहीं करनी शादी। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी शादी की जिम्मेदारी लेती हूँ, सब अच्छा होगा। 6 महीने गुजर जाते हैं। पाई पाई जोड़कर रोशनी दर्जी का काम करके कावेरी की डोली मंगाती है, लेकिन कोई उसे चुरा लेता है। ओ बहू, मेरी साड़ी तो फट गई साइकिल में फंसकर। अब क्या करूं? समधन के घर के लोग आ रहे होंगे। उससे बड़ी परेशानी तो माँ जी ये है कि मैंने दीदी को इतनी महंगी डोली मंगाई थी, वो गायब हो गई। अब क्या करूं? आइडिया, मेरे पत्ते ही काम आएंगे। आपको मैं पत्तों की साड़ी बनाकर दूंगी और दीदी की डोली भी सजाऊंगी पत्तों से, और थोड़े फूल से भी महका दूंगी। ये क्या बकवास है? मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो फूल पत्तों की डोली में बैठूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। दीदी आप थोड़ा सब्र तो कीजिए, वैसे भी बाहर मेहमान हैं। फिर रोशनी जल्दी से ढेर सारे हरे पत्ते इकट्ठे करके अपनी सास के लिए एक साड़ी सिलकर तैयार करती है और उसमें भी फूल लगा देती है। फिर अपनी ननद के लिए पत्तों की डोली सजाती है। वहीं दूसरी ओर कावेरी सुमित नाम के लड़के से फेरे लेती है और अर्चना पत्तों की साड़ी पहनकर बाहर जाती है, जहाँ लोग उसकी तारीफ करते हैं और विदाई के समय सब उसकी डोली को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये पत्तों की डोली तो बहुत ही अच्छी लग रही है और यहाँ से खुशबू भी आ रही है। किसने बनाई? मैंने बनाई। अच्छी है ना? विदाई का समय हो रहा है, मिल लो। अरे आपकी साड़ी भी अच्छी लग रही है, जरूर ये आपकी बहू ने बनाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। बहू, तेरी भाभी ने तो बहुत अच्छी डोली बनाई है। जी माँ जी। उसी वक्त कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और भाभी के गले लगकर वो कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ना जाने क्या क्या बोला। आपके हाथों के बारे में बहुत कुछ बोला और इस हाथों से आपने मेरे लिए जो डोली बनाई है सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया। अरे अरे कोई बात नहीं दीदी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। मैं तो भूल भी गई कि मुझे बुरा भी नहीं लगा कभी। आप ससुराल जा रही हो तो खुश हो जाइए। जी भाभी, आपका शुक्रिया और सॉरी। इस तरह घमंडी ननंद की पत्तों से बनाई डोली में उसकी विदाई हो जाती है और रोशनी भी अपने पत्तों से बनाई अलग अलग चीजों को बनाकर बेचती है, जिससे वो घर के खर्चे को आराम से निकाल लेती थी।